Hello guys, welcome and welcome back to my YouTube channel Aspirant Orbit 07। यहाँ पे आपको CGPSC, यूपीएससी और अन्य सिविल सर्विस एग्जाम के लिए जानकारी मिलेगी। अभी हम छत्तीसगढ़ भूगोल का एल एन वर्मा जो बुक है उसको कवर कर रहे हैं, तो इसी में हम आगे बढ़ेंगे और आगे के चैप्टर को देखेंगे। तो आज हम जो एल एन वर्मा का है अध्याय 4 कवर करेंगे। ठीक है, अध्याय 4 में क्या दिया गया है, हमारा अपवाह तंत्र दिया गया है। ठीक है, जो हम उसे देखने का प्रयास करेंगे। तो आगे देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, जो बताया गया है कि वास्तव में मानव को जीवित रहने के लिए वायु के बाद जल की आवश्यकता होती है, जिसके कारण विश्व के प्राय अधिकांश महत्वपूर्ण जो नगर है वो नदी घाटियों के तट पर या सागर तट पर स्थित है। ठीक, जैसे छत्तीसगढ़ में क्या है, रायपुर है, खारौर नदी के तट पर है, बिलासपुर है, अरपा नदी के किनारे है, कोरबा हंसदेव घाटी पर है, और जो रायगढ़ है वो केलोर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये एक निर्विवाद सत्य है कि मानव सभ्यता के विकास का जल से बड़ा गहरा संबंध रहा है। ऐसा माना जाता है कि विश्व में मानव सभ्यता एवं संस्कृति का उद्गम नदी घाटियों में ही हुआ है, जिसके कारण नदी घाटी के नाम पर ही उस सभ्यता का नाम पड़ा, जैसे कि नील नदी घाटी सभ्यता, ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता आदि। ठीक, तो ये बोला गया है कि मानव सभ्यता जो विकास है उसके लिए नदी जो है उसका मतलब जल का बहुत गहरा संबंध है। ठीक, आगे ये बताया गया है कि आज के जीवन में नदी के जल का उपयोग सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, यातायात के साधन के रूप में किया जाता है। इसके अलावा नदी जल का उपयोग औद्योगिक केंद्रों में जलापूर्ति के लिए, पर्यटन स्थल के रूप में, चहल पहल स्थल केंद्र के रूप में, दाह संस्कार स्थल के रूप में और सराय के रूप में किया जाता है। ठीक, आगे बताया गया है कि योजना आयोग नदी घाटी योजनाओं के माध्यम से नदी के जल का संरक्षण कर विविध उद्देश्यों के लिए योजना बनाती है। ठीक है, नदियों के जल का स्तर को बनाए रखने के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने स्टॉप डैम जैसे कई वैज्ञानिक तरीके प्रायोगिक तौर पर अपना रही है। ठीक, इसी प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जल ग्रिड की कल्पना तथा गंगा कावेरी नहर योजना जल के अधिक से अधिक उपयोग के प्रयास का परिणाम है। ठीक, अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में जो नदी है उस अपवाह तंत्र है उसको कैसे बांटा गया है। तो छत्तीसगढ़ में नदियों को उनके प्रवाह क्षेत्र के आधार पर 4 समूह में बांटा गया है। कौन कौन सा? महानदी बेसिन, गोदावरी बेसिन, सोनगंगा बेसिन और नर्मदा बेसिन। ठीक है, इसके अलावा अगर हम एक और बुक है जो अमरोहित का बुक है, ठीक है, गीतेश कुमार अमरोहित, उनके अनुसार इसे 5 समूह में बांटा गया है। तो 5वां कौन सा है? 5वां इसमें है ब्राह्मणी, मतलब ब्राह्मणी अपवाह तंत्र है। ठीक, तो ये 4 प्रकार के अपवाह तंत्र बोला गया है और गीतेश कुमार अमरोहित के अनुसार 5 अपवाह तंत्र बोला गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लाइन से देखेंगे। सबसे पहले महानदी बेसिन वाला क्षेत्र को देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट में देखेंगे आगे जो सोन गंगा वाला क्षेत्र है वो गंगा सोन अपवाह तंत्र हो गया वो। उसके बाद हम आगे देखेंगे तो इसमें आएगा नर्मदा नदी अपवाह तंत्र, उसके बाद आ जाएगा गोदावरी प्रवाह क्रम, मतलब गोदावरी अपवाह तंत्र। ठीक, तो हम सबसे पहले देखेंगे महानदी अपवाह तंत्र। जो महानदी है और उसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है, उससे मिलकर बने जो अपवाह तंत्र होता है उसको बोलते हैं महानदी अपवाह तंत्र। ठीक है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं इसमें सबसे प्रमुख कौन सी नदी है, महानदी। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? उत्तर में अगर हम देखेंगे तो शिवनाथ, हसदो, बोरई, मांड, केलो, उसके बाद ईब। दक्षिण में देखेंगे तो दूध नदी है, उसके बाद सिलियारी, फिर पैरी, सोंडूर, सूखा, जोंक और लात इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो हम आज अभी सबसे पहले देखेंगे महानदी को। ठीक है, तो महानदी जो अपवाह तंत्र है उसके बारे में देखते हैं। महानदी अपवाह क्रम, महानदी जो है वो टोटल लंबाई इसका कितना है? 858 है किलोमीटर है, और छत्तीसगढ़ में इसका प्रवाह कितना है? 286 किलोमीटर में फैला हुआ है ये। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के मध्य भाग से पादापकार में प्रवाहित होने वाली प्रमुख अनुवर्ती नदी है। ठीक है, मतलब कौन सी नदी है? ये अनुवर्ती नदी है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? धमतरी जिले के सिहावा पर्वत के पूर्व भाग से ये निकलती है। स्थानीय लोगों की मान्यता के अनुसार महानदी का जल स्रोत जो है वो श्रृंगी पर्वत की ऊंची चोटी है, मतलब ये श्रृंगी पर्वत की ऊंची चोटी से निकलता है। ठीक, उद्गम स्थल से लगभग 27 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने के पश्चात ये दुधवा के बाद पश्चिम दिशा की ओर मुड़कर प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये कहाँ पे आती है? उद्गम होती है ये धमतरी से। ये धमतरी से उद्गम होके ये जो है वो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। उत्तर की ओर प्रवाहित होने के पश्चात ये
पश्चिम दुधवा दुधवा के पास ये पश्चिम में मुड़ जाती है। कौन सा आता है? दुधवा। दुधवा के पास ये जो है वो पश्चिम में मुड़ जाती है। ठीक है, इसके पश्चात बोला गया है यह जो नदी है वो नीच चट्टान और लाल रेतीली मिट्टी जो है वहां से प्रवाहित होती है। इसके बाद कांकेर के उत्तर पूर्व से महानदी का प्रवाह उत्तर दिशा की ओर सॉरी कांकेर, हाँ, ये दिशा उत्तर से पश्चिम की ओर हो जाता है। जब महानदी कांकेर के पास पहुंचता है ना तो इसका प्रवाह कहाँ हो जाता है? उत्तर पश्चिम हो जाता है। तो ये यहाँ पे पहुंचा कांकेर के पास। ठीक, उसके बाद आता है उत्तर पूर्व में चारामा के पूर्व से नदी जो है वो कांकेर जिलों को पार करके धमतरी जिले में प्रवेश करती है। मतलब इसके बाद ये पुनः कहाँ गई? धमतरी में आ गई। धमतरी में प्रवेश करने के बाद ये कुछ दूर बहने के बाद इसकी जो दिशा है वो उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है और ये जो है रुद्री और धमतरी के पूर्व में काली मिट्टी में प्रवाहित होती है। कहाँ पे? रुद्री और धमतरी के जो पूर्व में ये काली मिट्टी में प्रवाहित होती है। इसके आगे जब नदी उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है तो कुरुद के पूर्व भाग से ये गरियाबंद जिले के नवापारा राजिम के मध्य से होती हुई रायपुर जिले के पूर्व भाग में प्रवेश करती है। मतलब इसके बाद ये जाती है कहाँ पे? गरियाबंद में जाती है। इसके बाद जो है ये जाती है रायपुर में। ठीक है, ये रायपुर जिले में प्रवेश करती है। इसकी सहायक नदी जो है वो पैरी नदी है, वो महानदी में दाहिने तट से आके मिल जाती है। ठीक, और राजिम में ही मिलती है। ठीक है, ये तो यहाँ पे इनका एक संगम बनता है। ठीक है, महानदी और पैरी और सोंडूर का। ठीक, इसके बाद ये राजिम को मतलब हाँ, ये राजिम जो है छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। इसके बाद आरंग के पूर्व में रायपुर और महासमुंद जिले की सीमा में उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ती है। मतलब इसके बाद कहाँ चला जाता है? ये आरंग और ये महासमुंद। ठीक, महासमुंद में प्रवेश करता है ये। ठीक, महासमुंद जिले में प्रवेश करके ये आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते हुए नदी जो है वो बलौदाबाजार के मैदानी भाग में प्रवेश करता है और लवन और कसडोल के मध्य भाग से प्रवाहित होती हुई कटगी के उत्तर में ये जांजगीर चांपा में प्रवेश करती है। मतलब ये महासमुंद में जाने के बाद कहाँ जाता है? ये बलौदाबाजार जिले में जाता है। उसके बाद जो है ये जांजगीर चांपा जिले में जाता है। ठीक, और जांजगीर चांपा में ही ये जाकर जो शिवरी नारायण के दक्षिण में जोग नदी जो है वो दक्षिण दिशा से आकर इसमें मिलती है। ठीक है, और यहीं पे जो है वो इसका संगम मिलता है। ठीक है, शिवरी नारायण के पास शिवनाथ जोंक और महानदी का। ठीक, इसके बाद जो महानदी है वो हाँ, हम कहाँ पे पहुंचे थे? बलौदाबाजार। हाँ, महानदी जो है जांजगीर चांपा और बलौदाबाजार जिलों में लगभग 91 किलोमीटर बहने के बाद हसदो नदी जांजगीर चांपा जिले में उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हुई केरा के समीप महानदी में मिल जाता है। मतलब ये हसदो नदी जो है वो उत्तर से दक्षिण की ओर आती है और महानदी में मिल जाती है। कहाँ पे? केरा के समीप मिल जाती है। ठीक, महानदी की सहायक नदी जो मांड नदी है वो जांजगीर चांपा जिले में पूर्व किनारे से पर उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होती है और चंद्रपुर के पास यहाँ पे मिल जाती है। ठीक, कौन है? मांड। ठीक है, तो चंद्रपुर में महानदी मांड लात जो है वो उसका संगम होता है। ठीक, इसके बाद 13 किलोमीटर तक सारंगढ़ और रायगढ़ के मध्य बहती हुई 8 किलोमीटर मतलब इसके आगे 8 किलोमीटर जाने पर ये संबलपुर में पहुंचती है और महानदी व क्षेत्र मतलब हाँ, ये यहाँ पहुंचती है और आगे जाकर ये जो है वो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है उड़ीसा के पास जाके, है ना। तो हमारा ये यहाँ तक हुआ था। जांजगीर चांपा गया, उसके बाद आता है सारंगढ़ हो गया और रायगढ़ हो गया। ठीक है, ये वाला क्षेत्र में बहता है। तो ये जो महानदी है टोटल कितने जिलों से बहती है? 11 जिले। मतलब पहले 9 जिलों से होकर बहती थी, अब कुछ 2 नए जिले शामिल हो गए। कौन सा हो गया? सारंगढ़, बिलाईगढ़ हो गया और शक्ति हो गया। तो इसके वजह से ये जो है वो टोटल 11 जिलों से होकर प्रवाहित होती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ का नाम दिया है जैसे गरियाबंद, बलौदाबाजार, रायगढ़ और रायपुर, महासमुंद, धमतरी, जांजगीर चांपा, कांकेर ये है। इसके अलावा जो है इसमें आ जाता है हमारा बालोद, शायद इसमें नहीं दिया है तो बालोद आएगा। इसके अलावा शक्ति और सारंगढ़, बिलाईगढ़ आएगा। तो इस प्रकार हमारा महानदी जो है वो कवर। यहाँ पे हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देखेंगे जो इस
बुक में नहीं दिया गया है, जैसे इसका नाम, ठीक, कौन-कौन सा नाम है। इसे ऋषि तुल्य कहा जाता है, छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है और छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है। इसके अलावा इसे प्राचीन जो ग्रंथ है उसमें उसको कनक नंदिनी कहा गया है। सतयुगी या वायु पुराण में इसको नीलोत्पला कहा गया है। द्वापर युग और स्कंद पुराण जो है उसमें इसको चित्रोत्पला कहा गया है। वर्तमान में इसका नाम क्या है, महानदी है। जो श्रृंगी ऋषि की जो प्रिय शिष्य थी महानंदा, उसके नाम पे इसका नाम रखा गया है। ठीक, इसका ढाल क्या है, पूर्व की ओर है। ठीक है, और इसके तट में कौन कौन से नगर बसे हुए हैं, तो इसके तट में बसे हुए हैं राजिम, सिरपुर, चंपारण, शिवरी नारायण, आरंग और पलारी। ये जो क्षेत्र है वो बसे हुए हैं इसके तट पे। ठीक, आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन सा हो गया। इसमें कुछ जो है वो बैराज या परियोजनाएं बनी हुई हैं, जैसे रुद्री बैराज, जो कब बना है, 1915 में बना है, महानदी पर धमतरी में बना है। फिर गंगरेल या फिर रविशंकर जलाशय जो है उसका निर्माण हुआ है। ठीक है, गंगरेल बांध बोलते हैं, ये हो गया 1979 में बना है, ये महानदी में मिला है, ये भी धमतरी में बना है। ये जो है वो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय परियोजना है। इसके बाद आते हैं दुधावा जलाशय, जो 1963 में बना है, ये धमतरी में महासमुंद में महानदी में बना है। ठीक, धमतरी में ही बना है। और जो है महानदी में 6 बैराज हैं। ठीक, सबसे पहले कौन सा है, समोदा बैराज रायपुर में है, शिवरी नारायण बैराज, साराडी बैराज, कलमा बैराज, बसंतपुर बैराज और मिरोनी बैराज। ये जो है वो पहले जांजगीर चांपा में था, अब जांजगीर चांपा और सक्ती में दोनों में ये विभाजित है। ठीक, हमने नेक्स्ट देख लिया है कि इसके सहायक नदी कौन कौन से है। उत्तर से शिवनाथ, हसदेव, बोरई, मांड, केलो, ईब। उसके बाद दक्षिण में देखेंगे तो दूध, सिलियारी, पैरी, सोंडूर, सूखा, जोंक और लात है। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे जो इसकी सहायक नदियां हैं वो। ठीक, तो इसमें हम सबसे पहले जो है वो शिवरी नारायण को देखेंगे और उसकी सहायक नदियों को देखेंगे। ठीक है।